Hello, aspirants, and welcome back to your very own 5 minute economy session. And आज का topic is going to be one which is very complicated but very important. Because ये सिर्फ UPSC के point of view से important नहीं है. It is kind of an essential in our everyday life too. Now, every rupee that circulates in the economy वो travel करता है through a well-defined network. और इस network को हम कहते हैं Indian Banking System. फिर चाहे वो आपका यूपीआई पेमेंट हुआ है टी स्टॉल या फिर कोई फार्म लोन है या कोई कॉर्पोरेट क्रेडिट लाइन है इन मुंबई, बिहाइंड ऑल ऑफ इट एक मल्टी लेयर्ड बैंकिंग इकोसिस्टम काम कर रहा है. और इस मल्टी लेयर्ड बैंकिंग इकोसिस्टम को रेगुलेट करने वाला कौन है? दैट इज दी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एपेक्स गवर्नमेंट अथॉरिटी है टू रेगुलेट द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया. तो आइए आज हम देखते हैं कि किस तरीके से आरबीआई ने इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर को डिवाइड किया हुआ है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओवरव्यू लेते हैं. तो जो रेगुलेशन होता है बैंकिंग स्ट्रक्चर का, इट इज डन बाय आरबीआई थ्रू आरबीआई एक्ट ऑफ 1934. अब बैंक आरबीआई ने बैंक्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. वो 4 टाइप्स के बैंक्स क्या है? पहला है शेड्यूल्ड बैंक्स, सेकंड इज नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, थर्ड इज रीजनल रूरल बैंक्स या फिर आरआरबीज, एंड फोर्थ इज कोऑपरेटिव बैंक्स. आइए अब एक एक करके देखते हैं कि इन चारों बैंक्स में क्या डिफरेंस है. तो पहले बात करते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होते हैं. ना ऑल दोज बैंक्स जो कि इंक्लूडेड है इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट. आरबीआई का जो सबसे प्राइम लेजिस्लेटिव बॉडी एक्ट है जिससे वो गवर्न करता है पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को, दैट इज द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934. अब उस एक्ट के सेकंड शेड्यूल में जितने भी बैंक्स मेंशन हैं उन्हें हम कह देते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स. इस बैंक को 2 कंडीशन फॉलो करनी होती है. पहला कि इनका पेड अप कैपिटल शुड बी मोर और इक्वल टू 5 लाख रुपीज. आपका पेड अप कैपिटल या तो 5 लाख होना चाहिए या 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए. और दूसरा, ये आरबीआई के नॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. अगर कोई भी बैंक ये 2 कंडीशंस फॉलो कर पा रहा है और वो सेकंड शेड्यूल में मेंशन है तो उस बैंक को हम कह देते हैं शेड्यूल्ड बैंक. Now these scheduled banks, they are like the favorite child of RBI. सबसे ज्यादा जो फैसिलिटीज और सर्विसेज को एंजॉय कर पाते हैं वो होते हैं हमारे शेड्यूल्ड बैंक्स. तो ये जो बैंक्स है दे कैन एक्सेस आरबीआई लिक्विडिटी फैसिलिटीज, जितने भी कॉल मनी, नियर मनी, एमएसएफ, ये जितनी भी फैसिलिटीज है जो आरबीआई प्रोवाइड करता है एज बीइंग अ गार्जियन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, वो सब ये लोग एक्सेस कर सकते हैं. तो दीज आर द शेड्यूल्ड बैंक्स. अब इन शेड्यूल्ड बैंक के भी कुछ टाइप्स है जो कि हम देखते हैं. पहला है कमर्शियल बैंक. नाम से ही पता चल रहा है कमर्शियल है यानी प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा. ये लार्जेस्ट सेगमेंट बनाता है हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम का. मतलब जितना भी मेजर पोर्शन जो है वो कमर्शियल बैंक्स का ही होता है. यहाँ पे प्रॉफिट ओरिएंटेशन हमारा प्राइम फोकस है. तो जो शेड्यूल्ड बैंक्स को प्रॉफिट ओरिएंटेड है उनको हम कहते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. इनके एग्जांपल्स क्या है? एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सब वो बैंक्स हैं जो सेकंड शेड्यूल में भी मेंशन्ड है और थोड़े प्रॉफिट ओरिएंटेड है. ज्यादा फोकस इनका प्रॉफिट पे रहता है. देन कम्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. अब पब्लिक का नाम आ चुका है तो दैट मींस इट विल बी रिलेटेड विद द गवर्नमेंट. तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ओनरशिप की जो स्टेक होती है वो मेजॉरिटी के अंदर होती है. 51-49 के अंदर 51 का रेशियो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास होता है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट की मेजॉरिटी रहेगी. अब पब्लिक की वेलफेयर इज द प्राइम फोकस रादर देन प्रॉफिट का ओरिएंटेशन. तो प्रॉफिट फोकस ना रह करके पब्लिक वेलफेयर इट इज द प्राइम फोकस. एग्जाम्पल्स कौन कौन से? जितने भी गवर्नमेंट के बैंक है जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब क्या है? हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स है. देन कम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. नाम से ही हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि ओनरशिप किसके पास होगी? प्राइवेट एंटिटीज के पास होगी. पब्लिक सेक्टर था तो गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी ओनरशिप थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट एंटिटीज के पास सारी ओनरशिप है. यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट ओरिएंटेशन ही रहता है बिकॉज ये यहाँ पे खुद प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं रादर देन पब्लिक का वेलफेयर करना. तो जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है. क्योंकि ये सेकेंड शेड्यूल में मेंशन्ड है इसलिए ये शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं. फिर आते हैं फॉरेन बैंक्स. ऐसे बैंक्स जो सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है एंड दे आर द ब्रांचेस ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जो किसी दूसरी कंट्री के बैंक्स के ब्रांचेस हैं, उनको हम कहते हैं फॉरेन बैंक्स. अब इनमें कौन कौन से आते हैं? आपने देखा होगा एचएसबीसी बैंक है, सिटी बैंक है, ये सब क्या है? ये फॉरेन बैंक्स हैं. तो इनको हम कहते हैं फॉरेन बैंक्स. फिर आते हैं आरआरबीज. वो आरआरबीज जो सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है उनको हम कहते हैं रीजनल रूरल बैंक्स या फिर शेड्यूल्ड आरआरबीज. आरआरबी से कॉन्सेप्ट ये रहता है कि इसमें जो ओनरशिप है वो जॉइंट रहती है. बेसिकली 3 स्टेक होल्डर्स रहते हैं. पहला हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, देन इज देयर स्टेट गवर्नमेंट और लास्ट में हमारा स्पॉन्सर बैंक.
क्या रेशियोज रहेंगे, किस तरीके से काम करेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे इन डिटेल। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक। ऐसे आपको बहुत सारे ग्रामीण बैंक मिल जाएंगे जो बहुत सारे गाँव में मतलब है। देन कम्स द शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, मेंबर ओन्ड बैंक्स जो है, जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे काम करते हैं लेकिन सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, उनको हम शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स बोले। जैसे कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जितने भी हैं उन सबको हम शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स बोलते हैं। तो ये तो थे टाइप्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बैंक को आरबीआई ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड, आरआरबी एंड कोऑपरेटिव। ये जो टाइप्स है ये सिर्फ शेड्यूल्ड के टाइप्स हैं। अब हम आगे इन बाकी के 3 टाइप्स को देखेंगे। अब बात करते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की। तो अगर शेड्यूल्ड बैंक्स वो थे जो मेंशन्ड थे, तो नॉन शेड्यूल्ड वो होंगे जो मेंशन्ड नहीं है। तो बैंक्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट, उनको हम कहते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। एक तो ये साइज में भी छोटे होते हैं और लोकलाइज्ड ऑपरेशन होता है, बिल्कुल भी ऑफिशिएटेड ऑपरेशन नहीं है, इसलिए दे आर काइंड ऑफ लाइक अ चाइल्ड जिस पे आरबीआई बिल्कुल ध्यान नहीं देता, नॉट फेवरेट। ओके, they do not enjoy direct RBI support, RBI इनको डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है, एंड बोरोइंग प्रिविलेजेस भी इनके पास नहीं होते हैं। लेकिन जो कि ये कुछ भी फैसिलिटी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, बट सीआरआर को मेंटेन करना इनके ऊपर एक कंपल्शन होता है। आरबीआई कहता है हम आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी फैसिलिटी की एक्सेस नहीं देंगे, लेकिन सीआरआर तो आपको भी मेंटेन करना पड़ेगा, वो एक आपके लिए भी ऑब्लिगेशन है। लेकिन ये रीफाइनेंस के लिए भी एलिजिबल नहीं होते हैं। तो बेसिकली ये वो बैंक है जिनको ना आरबीआई सपोर्ट करता है ना कोई फैसिलिटी देता है। सो अगर पूरा इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर एक लार्ज बोट है, लार्ज शीप है, तो उस शीप के बाहर आप मान लीजिए छोटी छोटी बोट्स हैं, तो वो छोटी बोट्स जो है वो क्या है, हमारे नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स है। अब बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स की, दैट इज आरआरबीज। दे वर एस्टेब्लिश्ड अंडर आरआरबी एक्ट 1976। तो सर ये जो बैंक्स थे एस्टेब्लिश हुए थे अंडर विच एक्ट, आरआरबी एक्ट 1976। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन। नाम से ही पता चल रहा है, रीजनल रूरल बैंक, जितने भी रूरल एरियाज है जहां पर फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी नहीं पहुंच पाई है, हमें वो वहां जाकर के फाइनेंशियल इंक्लूजन को परफॉर्म करना है। जितने भी लोग बैंकिंग सर्विसेज से अभी भी मतलब पीछे छूट गए हैं, उनको हमें इंक्लूड करना है उस एम्बिट में। तो इसका ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल इंक्लूजन था इन रूरल एरियाज। ओनरशिप पैटर्न क्या रहता है, 3 स्टेक होल्डर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक। मेजोरिटी स्टेक यहाँ सेंट्रल की होती है जो कि 50% होती है, देन स्टेट गवर्नमेंट की 15% एंड स्पॉन्सर बैंक की 35%। मेन काम में करते क्या है, ये छोटा मोटा क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं किस किस को, जैसे कि फार्मर्स हो गए, एमएसएमईज हो गए, जो रूरल पुअर है। अब कोई गांव में आदमी रह रहा है, वो तुमसे 50 लाख का, 1 करोड़ का, 4 करोड़ का लोन नहीं लेगा, उसे लोन चाहिए होगा 10,000 का, उसे चाहिए होगा 20,000 का या 30,000 का। तो ये जो छोटे छोटे लोन्स होते हैं हमारे बड़े कमर्शियल बैंक्स नहीं दे पाते हैं, तो वहां पे कौन एक्ट करता है, आरआरबीज एक्ट करते हैं। तो आरआरबीज जो थे ब्रिज द गैप बिटवीन कमर्शियल बैंक्स एंड रूरल इंडिया। आपने देखा होगा जितने भी गांव हैं, क्या आपने कभी वहां पे एक्सिस बैंक की ब्रांच देखी है, या क्या कभी आपने एचएसबीसी की ब्रांच देखी है, नहीं। वहां होते हैं ग्रामीण बैंक जो वहां के लोगों की छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, जो बड़े कमर्शियल बैंक्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। उन्हें जहाँ प्रॉफिट मिलेगा वो वहीं अपनी ब्रांचेस खोलेंगे, इसलिए वो बड़ी सिटीज, मेट्रो सिटीज में अपने ब्रांचेस को रखते हैं। तो ये इसका मेन एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना है रूरल एरियाज के अंदर। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स की। देखो कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, कोऑपरेशन। तो वो मेंबर जब 3 से 4 मेंबर्स या और भी उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कुछ मेंबर्स जब मिलकर एक बैंक बनाते हैं जो उन मेंबर्स की हेल्प करेगा। कोऑपरेशन से हम एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दूसरे के लिए बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसे बैंक्स को कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। जिस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क करती है, सिमिलरली मोडस ऑपरेंडी यहाँ पे सेम रहता है। तो ये ऑपरेट करते हैं कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे और मेंबर ओन्ड होते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्या याद रखनी है कि यहाँ डुअल रेगुलेशन होता है। हर बैंक पे आरबीआई तो रेगुलेट कर ही रहा है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स में स्टेट कोऑपरेटिव अथॉरिटीज जो होती है वो भी रेगुलेशन करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ऐसे कौन से बैंक्स होते हैं जहाँ डुअल रेगुलेशन होता है, तो वो होते हैं हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स। अब इनको 2 लेवल्स पे डिवाइड किया गया है, दैट इज अर्बन कोऑपरेटिव यूसीबीज एंड रूरल कोऑपरेटिव दैट इज आरसीबीज। अब 2 लेवल पे करने का मतलब मोटिव क्या था, बिकॉज पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है वो अर्बन और रूरल में अलग है। अर्बन की जो कंपोजिशन है, उनकी नीड्स जो है, उनका लिविंग स्टाइल जो है, वो सब एक अलग तरीके से है। अगर मैं एंटरप्रेन्योर्स के ग्रुप को गांव में बना दूंगी तो क्या एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, नहीं। बट अगर मैं फार्मर्स के ग्रुप को या डेयरी मैन के ग्रुप को बना दूंगी तो वो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे।
क्योंकि लिविंग जो क्राइटेरिया है वो दोनों जगह पे अलग है। यहाँ पे लेबर ज़्यादा रहेगा या फार्मर्स ज़्यादा रहेंगे, तो इसलिए हम 2 लेवल्स पे इसको बनाते हैं। पहला रहेगा अर्बन सिटीज़ के लिए, जो कि अर्बन कोऑपरेटिव यूसीबीज हो गया, एंड दूसरा है रूरल कोऑपरेटिव आरसीबीज हो गया। यहाँ पे फोकस लोकल क्रेडिट पे रहता है। हमारी लोकल सोसाइटी में जो भी आपको ज़रूरतें हैं, जिसको पैसा चाहिए, जो 10-20 हज़ार रुपये चाहिए, गाय खरीदने के लिए पैसे चाहिए, है ना, गाय का चारा खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो इन सब चीज़ों में हमारा ये कोऑपरेटिव बैंक काम आता है। जैसे स्मॉल फार्मर्स, अर्बन स्मॉल बोरोवर्स, अब अगर मान लीजिए लेबर एसोसिएशन का एक बैंक है, तो वो क्या करेगा, हमारे लेबर्स में जो जितने भी लोग हैं उन लेबर्स को मदद करेगा। तो एक सेंस ऑफ यूनिटी भी वहाँ पे आ जाती है, तो इसलिए भी ये वर्क कर जाता है। तो दिस वाज अबाउट कोऑपरेटिव बैंक।